आज की इस डीप डाइव की शुरुआत ना हमारे सोर्सेज में दी गई एक बहुत ही थोड़ी अलग और इंटरेस्टिंग तस्वीर से करते हैं। अरे हाँ, वो जो बिजनेस मंक वाली फोटो थी। बिल्कुल वही। मतलब एक शांत दाढ़ी वाले सन्यासी हैं जो बिल्कुल गहरी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और उनके कपड़ों पर ना नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ एक चमकता हुआ संतरी यानी ऑरेंज रंग का तीर बना हुआ है। हाँ, अब सतह पर देखने से तो किसी ने सोचा होगा कि सन्यासी और बिजनेस का आपस में क्या लेना देना है, राइट? एग्जैक्टली और यही इस तस्वीर का सबसे बड़ी खूबी भी है, क्योंकि देखिए बिजनेस की दुनिया में अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि ग्रोथ का मतलब बस आक्रामकता है या मार्केट में शोर शराबा मचाना या फिर अंधाधुंध पैसा जलाना। हाँ, एग्रेसिव होना बस। वही ना। लेकिन ये जो बिजनेस मंक है, ये इस बात का प्रतीक है कि व्यापार में असली और लंबी रेस वाली जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ हाथ पैर मारने से नहीं आती, राइट। बल्कि एक बहुत ही शांत, बिल्कुल फोकस्ड और गहरी रणनीतिक सोच से आती है, यानी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से। बिल्कुल सही कहा। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का कोर मिशन भी है। जो लोग बिना किसी भारी भरकम एमबीए डिग्री के असली और ग्राउंड लेवल की इंडियन बिजनेस स्ट्रेटजी को इसी शांत और गहरी सोच के साथ समझना चाहते हैं ना, हाँ, उन्हें इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ थ्योरी नहीं मिलती, बल्कि वो प्रैक्टिकल ज्ञान मिलता है जो रियल मार्केट में सच में काम आता है। बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी जो होती है। राइट। तो अब बात करते हैं आज के अपने मेन टॉपिक की। माइकल पोर्टर की बहुत ही मशहूर किताब है कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी। तो आज इसके आधार पर यह डिकोड किया जाएगा कि किसी भी कॉम्पिटिटर के दिमाग को आखिर पढ़ा कैसे जाए। राइट। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना साल 2016 के उस पल में चलते हैं जिसने भारतीय व्यापार का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया था। ओह, 2016 यानी जियो की एंट्री। हाँ, उस वक्त अगर आपको याद हो तो एयरटेल भारत की अनडिस्प्यूटेबल नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी थी। हाँ, उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देख लीजिए, ब्रांड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ टॉप पर था। उन्होंने वोडाफोन, आइडिया जैसी हर बड़ी कंपनी को कड़ी टक्कर दी थी और अपना एक पूरा वर्चस्व बनाया हुआ था। और फिर अचानक से मार्केट में एंट्री होती है जियो की। और यही वो पॉइंट था जहां एयरटेल की लीडरशिप ने एक ऐसी भारी चूक कर दी जिसे आज भी बिजनेस स्कूल्स में ना एक केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। हाँ, और उन्होंने बस सतह पर जो दिखा उसी पर यकीन कर लिया और जियो को सिर्फ एक आम टेलीकॉम कंपनी समझने की भूल कर दी। और देखिए यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है किसी भी इनकम्बेंट के लिए। एयरटेल का जो शुरुआती असेसमेंट था वो ये था कि मार्केट में एक नया प्लेयर आया है तो जाहिर है थोड़ी बहुत प्राइसिंग वॉर तो होगी ही। हाँ, डिस्काउंट चलेंगे थोड़े दिन। वही उन्हें लगा कि कुछ महीनों तक फ्री डेटा या वॉइस कॉल्स चलेंगे और अंत में एयरटेल अपने उतने बड़े नेटवर्क के दम पर आसानी से सर्वाइव कर लेगा। राइट। लेकिन एयरटेल ये देख ही नहीं पाया कि जियो का लक्ष्य सिर्फ कुछ कस्टमर्स छीनना या टेलीकॉम मार्केट का 10-20% शेयर लेना तो था ही नहीं। चलिए इसको अनपैक करते हैं। तो अगर उनका लक्ष्य सिर्फ सिम कार्ड बेचना नहीं था तो असल में जियो कर क्या रहा था वहां पे? देखिए, जियो का जो विजन था ना वो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की इकोनॉमी को जड़ से बदल देने का था। वो लोग सिर्फ वॉइस कॉल बेचने नहीं आए थे मार्केट में, वो भारत में इंटरनेट कंजम्पशन का एक पूरा नया इकोसिस्टम खड़ा करना चाहते थे। और उनके पास रिलायंस की कैपिटल का इतना बड़ा बैकअप था। हाँ, पैसा तो था, तो उन्हें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की कोई टेंशन ही नहीं थी। मतलब जब एयरटेल कॉल्स के पैसे गिन रहा था ना, तब जियो डेटा को ऑक्सीजन बनाने की तैयारी कर रहा था। क्या बात है। और यहीं पर माइकल पोर्टर कहते हैं कि कंपेटिटर को सिर्फ ऊपर से देखना काफी नहीं होता, उसके दिमाग के अंदर झांकना पड़ता है। राइट। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया 4 कंपोनेंट फ्रेमवर्क दिया है। पहला है भविष्य के लक्ष्य, दूसरा वर्तमान रणनीति, तीसरा मान्यताएं और चौथा क्षमताएं। ओके, तो इन चारों टुकड़ों को समझना एक तरह से एक पजल सॉल्व करने जैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो अगर पहले टुकड़े से शुरुआत करें, जो आपने बताया भविष्य के लक्ष्य यानी फ्यूचर गोल्स। हाँ, अब ये सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगता है, मतलब किसी भी कंपनी का गोल आखिर में तो पैसा कमाना ही होता है ना। यही तो कैच है, पैसा कमाना एक रिजल्ट होता है, वो अपने आप में गोल नहीं होता। अच्छा। फ्यूचर गोल्स का यहाँ पर मतलब है कि कॉम्पिटिटर असल में मार्केट में कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहता है। ओके। क्या वो कंपनी ऐसी है जो पूरी मार्केट को डोमिनेट करके एक निर्विवाद लीडर बनना चाहती है, या फिर
वो बस किसी एक छोटे से हिस्से में रहकर अपना एक प्रॉफिटेबल कोना सुरक्षित रखना चाहती है। मतलब उनका एम्बिशन क्या है? एग्जैक्टली इन दोनों ही सिचुएशंस में ना कंपनी का मार्केट में जो बर्ताव होगा वो पूरी तरह से अलग होगा। इसको हम ना ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट के एग्जाम्पल से बहुत डिटेल में समझ सकते हैं। हाँ, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट मतलब दोनों ही तो 10 मिनट में ग्रोसरी डिलीवर करते हैं। हाँ, बाहर से अगर देखा जाए तो दोनों का बिजनेस मॉडल एकदम सेम ही लगता है। बाहर से हाँ, पर उनके फ्यूचर गोल्स में जमीन आसमान का फर्क था। अगर ब्लिंकिट की बात करें जो पहले ग्रोफर्स हुआ करता था, राइट, उन्होंने पिवट किया था। हाँ, उन्होंने अपना नाम और पूरी आइडेंटिटी ही बदल दी थी, क्योंकि उनके लिए ये जो क्विक कॉमर्स था यानी 10 मिनट की डिलीवरी, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल था। सर्वाइवल का खेल था पूरा। बिल्कुल, उनका लक्ष्य इस नई क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में अनडिस्प्यूटेड लीडर बनने का था, और इसीलिए उनकी जो आक्रामकता थी वो एक अलग ही लेवल पर थी। उन्होंने अपने सारे पुराने बड़े वेयरहाउसेस बंद कर दिए और शहर के हर नुक्कड़ पर छोटे छोटे डार्क स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए। हाँ, ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे एक टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने के लिए मैदान में उतरी हो। मतलब वो लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे। वही तो। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम स्विगी को देखें तो उनके लिए इंस्टामार्ट क्या था? वो बस उनके कोर फूड डिलीवरी ऐप का एक छोटा सा एक्सटेंशन था। राइट, उनका मेन धंधा तो रेस्टोरेंट से खाना लाना है। एग्जैक्टली। स्विगी का पूरा फोकस हमेशा वहीं रहा है। क्विक कॉमर्स उनके लिए बस एक एक्स्ट्रा फीचर था, ना कि उनकी पूरी कंपनी की पहचान। अच्छा, तो ग्राउंड सेम था पर लक्ष्य अलग थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक ही मैदान पर थे, लेकिन ब्लिंकिट के लिए ये उनके अस्तित्व की लड़ाई थी, जबकि स्विगी के लिए ये बस एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम था। लेकिन यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल उठता है दिमाग में। बोलिए। कोई भी कंपेटिटर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अपने असली गोल्स थोड़ी बताएगा। हाँ, वो तो है। मतलब वो ये तो नहीं बोलेंगे कि हम मार्केट डोमिनेट करने आए हैं या हम तो बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो बिना उनके बोर्डरूम में बैठे किसी को बाहर से कैसे पता चलेंगे उनके असली गोल्स? देखिए, एक्शंस जो होते हैं ना, वो शब्दों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। हमें इन पब्लिक स्टेटमेंट्स और जो पीआर आर्टिकल्स आते हैं उनसे थोड़ा आगे देखना होता है। ओके, तो क्या देखे फिर? फंडिंग पैटर्न्स और कैपिटल एलोकेशन, ये सबसे बड़े सुराग होते हैं। कोई कंपनी अपना सबसे ज्यादा पैसा आखिर लगा कहाँ रही है? मेक सेंस। क्या वो लोग एग्रेसिवली नए शहरों में वेयरहाउसेस खरीद रहे हैं, या वो दूसरी छोटी कंपनीज को एक्वायर कर रहे हैं, और हायरिंग किस तरह की हो रही है? राइट। अगर एक नॉर्मल फूड कंपनी अचानक से लॉजिस्टिक्स के टॉप इंजीनियर्स को 3 गुना सैलरी देकर हायर करने लगे तो उनका गेम समझ आ जाता है। एग्जैक्टली, उनका असली लक्ष्य खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये तो बहुत ही लॉजिकल तरीका है। यानी पैसा और टैलेंट जिस दिशा में फ्लो कर रहा है वही उनका असली लक्ष्य है। बिल्कुल। और ये हमें ना पोर्टर के उस फ्रेमवर्क के दूसरे हिस्से की तरफ ले जाता है, यानी वर्तमान रणनीति या करंट स्ट्रैटेजी। हाँ, क्योंकि लक्ष्य तो ये बताते हैं कि कंपनी फ्यूचर में कहाँ जाना चाहती है, लेकिन करंट स्ट्रैटेजी ये दिखाती है कि वो आज किस रास्ते पर चल रहे हैं। सही कहा। और इसमें सबसे बड़ा जो पेच होता है ना, वो होता है स्टेटेड स्ट्रैटेजी वर्सेस रिवील्ड स्ट्रैटेजी का। यानी जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं। हाँ, जो कंपनी दुनिया के सामने क्लेम करती है और जो वो ग्राउंड पर सच में एग्जीक्यूट करती है। इसको हम ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री की 2 बहुत बड़ी कंपनियों से समझ सकते हैं, माइका और पर्पल। बिल्कुल, इन दोनों की केस स्टडी से ये पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर कोई नाइका और पर्पल के विजन स्टेटमेंट या प्रेस रिलीज को पढ़ेगा तो दोनों लगभग एक जैसी ही बातें करते हैं। दोनों यही क्लेम करते हैं कि वो महिलाओं को सबसे बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट्स देना चाहते हैं और एकदम कस्टमर फर्स्ट कंपनीज हैं। पर देखिए, वो तो उनकी स्टेटेड स्ट्रैटेजी हुई ना, यानी जो वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी रिवील्ड स्ट्रैटेजी को ध्यान से देखें, यानी उनके एक्चुअल ऑपरेशंस को, तो जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एग्जैक्टली। नायका का पूरा फोकस कहाँ है? उनका ध्यान प्रीमियम इंटरनेशनल ब्रांड्स को भारत लाने पर है और बड़े मेट्रो शहरों में बहुत ही आलीशान फिजिकल स्टोर्स खोलने पर है। हाँ, मॉल्स में उनके बड़े स्टोर्स होते हैं। राइट। उन्होंने एक ऐसी सप्लाई चेन बनाई है जो बहुत ही महंगे और लग्जरी प्रोडक्ट्स को बिना किसी डैमेज के बिल्कुल सुरक्षित तरीके से कस्टमर तक पहुंचाए। और अगर मैं वहीं पर्पल की बात करूं तो उनका खेल बिल्कुल अलग चल रहा है। हाँ, उनका फोकस कहाँ है? उनका फोकस दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों से हटकर टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की, वो प्रीमियम ब्रांड्स के बजाय अपने खुद के सस्ते ब्रांड्स पर ज्यादा फोकस करते हैं।
वही जिनको हम प्राइवेट लेबल्स कहते हैं, उन पर पूरा दांव लगा रहे हैं। प्राइवेट लेबल्स मतलब? उनके खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स। हाँ, प्राइवेट लेबल्स का मतलब होता है कि वो किसी और कंपनी का महंगा सामान बेचने के बजाय खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं और उस पर अपना ब्रांड लगाकर बेचते हैं। अच्छा। इसमें उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत ज्यादा होता है और कस्टमर के लिए कीमत भी काफी कम रखी जा सकती है। राइट, क्योंकि बीच का आदमी हट गया। बिल्कुल। और टियर 2 शहरों का जो कस्टमर होता है वो काफी प्राइस सेंसिटिव होता है ना। हाँ, बजट देखता है पहले। इसीलिए पर्पल की जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो उसी स्पेसिफिक कस्टमर के इर्द गिर्द बुनी गई है। लेकिन यहाँ मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही। हाँ, पूछिए। मतलब क्या कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के एक्शंस को आसानी से कॉपी नहीं कर सकती? कैसे? जैसे अगर पर्पल कल ये देखे कि यार नाइका प्रीमियम ब्रांड्स बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रहा है, तो क्या पर्पल अचानक से अपने प्लेटफॉर्म पर प्रीमियम ब्रांड्स नहीं बेचने लगेगा? हम सिर्फ इन एक्शंस पर इतना भरोसा क्यों करें? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और यहीं पर एक अच्छी स्ट्रैटेजी की असली गहराई छुपी होती है। देखिए, मार्केटिंग कैंपेन बनाना या वेबसाइट का डिजाइन कॉपी करना या कोई एड कॉपी करना, वो तो बहुत आसान है। हाँ, वो बहुत आसान है। कोई भी नई कंपनी कल आकर एक मस्त सा एड बना सकती है, लेकिन जो ऑपरेशनल चॉइसेस होती है ना, उनको रातों रात बदला नहीं जा सकता। ऑपरेशनल चॉइसेस से आपका मतलब उनका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि पार्टनरशिप्स और इंटरनल प्रोसेसेस भी। अब देखिए, नाइका ने जो फिजिकल स्टोर्स का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है, हाँ। मॉल्स में प्राइम लोकेशंस ली हैं, और इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड्स के साथ जो उनके सैलून के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं। राइट। और जिस तरह की उनकी एक प्रीमियम ब्रांड पोजीशनिंग खड़ी हुई है मार्केट में, क्या पर्पल उसको रातों रात कॉपी कर लेगा? नहीं, उसमें तो सालों लगेंगे। बिल्कुल। और उसी तरह से अगर हम उल्टा सोचें कि नाइका अचानक से टियर 3 शहरों में 100 रुपए की सस्ती लिपस्टिक बेचने लग जाए, तो उनकी प्रीमियम इमेज तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली। तो यानी कथनी और करनी का ये जो अंतर है, ये सिर्फ दिखावा नहीं होता। ये उनकी पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर में बहुत गहराई तक बुना हुआ होता है। एक बार कंपनी ने जो रास्ता चुन लिया ना, उससे पीछे हटना सच में बहुत महंगा और मुश्किल होता है। वही बात हो गई। अब तक तो हमने ये देखा कि कंपटीटर जाना कहाँ चाहता है और जा कैसे रहा है। हाँ, मतलब जो रणनीति हमें सामने से दिख रही है और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनका मुकाबला करना फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल लगता है, संभव है। राइट। लेकिन पोर्टर के फ्रेमवर्क का जो तीसरा हिस्सा है ना, वो सबसे खतरनाक है। और वो क्यों? क्योंकि वो हिस्सा अक्सर दिखता ही नहीं है बाहर से, और वो हिस्सा है मान्यताएं, यानी अजम्पशंस। हाँ, अजम्पशंस मतलब वो चीजें जो हम सच मानकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल। होता क्या है ना, कंपनीज अपने खुद के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में और पूरी की पूरी इंडस्ट्री के बारे में कुछ गहरी मान्यताएं पालकर बैठ जाती हैं कि मार्केट तो ऐसे ही चलता है। वही सालों के अनुभव से उन्हें लगने लगता है कि भाई इस इंडस्ट्री में तो काम करने का यही एक तरीका है। राइट। और सबसे बड़ी दिक्कत तब होती है जब समय बदलता है पर उनकी ये मान्यताएं नहीं बदलती, जो बाद में पूरी तरह गलत साबित होती हैं। ये किसी भी एस्टैब्लिश्ड कंपनी का सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण अगर आप देखें तो वो ज़ेप्टो और बिग बास्केट की कहानी है। हाँ, बिग बास्केट एक समय पर ऑनलाइन ग्रोसरी का तो बेताज बादशाह ही था भारत में। बिल्कुल। मतलब एक पॉइंट पर तो ऐसा लगता था कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता इस स्पेस में। और यही वो पॉइंट था जहां उनकी यही सक्सेस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। कैसे? देखिए, बिग बास्केट की, यहाँ बल्कि मैं तो कहूंगी उस समय की पूरी ई कॉमर्स ग्रोसरी इंडस्ट्री की ही ये मान्यता थी कि ग्रोसरी एक प्लान की जाने वाली चीज है। हाँ, लोग वीकेंड पे लिस्ट बनाते हैं। एग्जैक्टली। उन्हें लगा लोगों को डिलीवरी की बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक ही जगह पर 10,000 तरह के प्रोडक्ट्स की वैरायटी मिल जाए और अच्छी सी छूट मिल जाए। राइट। ये उनकी कोर मान्यता थी, उनका बेस अजम्पशन था। और फिर ज़ेप्टो ने एंट्री की मार्केट में। हाँ, ज़ेप्टो ने आकर इस मार्केट को एक बिल्कुल ही नए चश्मे से देखा। उन्होंने इस गलत मान्यता को पहचाना और सीधा उसी पर वार किया। उन्होंने स्पीड पर फोकस किया। बिल्कुल। ज़ेप्टो का ये मानना था कि आज का जो युवा है या जो बिजी अर्बन कस्टमर है, उसके पास वीकेंड पर आराम से बैठकर ग्रोसरी की लिस्ट बनाने का टाइम ही नहीं है। सच बात है। वो प्लानिंग करना ही नहीं चाहता। उसके लिए आज के टाइम में समय पैसे से ज्यादा कीमती है। अगर उसे टमाटर चाहिए तो उसे उसमें 10,000 वैरायटी नहीं देखनी, उसे बस 10 मिनट में टमाटर अपने किचन में चाहिए। यहाँ आके बात वाकई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। बिल्कुल।
और मुझे लगता है ये तो ना बिल्कुल शतरंज के खेल जैसा हो गया, कैसे? जहां एक खिलाड़ी ये पक्का मानकर बैठ जाता है कि उसका प्रतिद्वंदी जो है वो अपने वजीर यानी अपनी क्वीन की बलि किसी कीमत पर नहीं देगा। अच्छा, हाँ। वो बस इसी गलत मान्यता पर अपनी पूरी की पूरी डिफेंस स्ट्रैटेजी बनाता है और अचानक से सामने वाला खिलाड़ी अपने वजीर की बलि दे देता है और सीधे राजा पर हमला कर देता है। और गेम चेकमेट? हाँ, चेकमेट। बहुत ही सटीक एनालॉजी दी आपने, क्योंकि जब जेप्टो ने ये 10 मिनट की डिलीवरी शुरू की थी ना, तो शुरुआत में बिग बास्केट ने उसे बस एक गिमिक या एक छोटा सा मार्केटिंग स्टंट ही समझा था। उन्हें लगा ये चलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि उनकी पुरानी मान्यता इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उन्हें लगा ऑपरेशनली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है और एंड में कस्टमर को इन सब की इतनी परवाह भी नहीं होगी। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बिग बास्केट का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, उन बड़े वेयर हाउसेज वाला, हाँ, शहर के बाहर बने उनके वो विशाल वेयर हाउसेज, उनकी वो बड़ी बड़ी डिलीवरी वैन्स, वो सब कुछ नेक्स्ट डे डिलीवरी के मॉडल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। ओह, तो मतलब ये सिर्फ उनकी सोच की बात नहीं थी, उनका पूरा का पूरा फिजिकल सिस्टम ही उस पुरानी मान्यता पर टिका हुआ था। बिल्कुल। तो जब तक बिग बास्केट को अपनी इस बड़ी गलत मान्यता का एहसास हुआ और उन्होंने अपना सिस्टम ग्राउंड अप बदलना शुरू किया, शहर के अंदर वो छोटे डार्क स्टोर्स खोलना शुरू किया, वही तब तक तो जेप्टो मार्केट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने नाम कर चुका था। और कस्टमर्स की तो आदत ही बदल चुकी थी तब तक। एग्जैक्टली। यानी अगर किसी भी बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर का वो ब्लाइंड स्पॉट या उनकी गलत मान्यता पकड़ में आ जाए तो आधी जंग तो वहीं खेत में जीती जा सकती है। सही बात है। अब आते हैं पॉटर के चौथे और आखिरी कंपोनेंट पर, और वो है क्षमता है, यानी कैपेबिलिटीज। अब जब हमें ये पता चल गया कि कॉम्पिटिटर का ब्लाइंड स्पॉट क्या है, तो अगला कदम ये जानना है कि आखिर असल में वॉर कहाँ करना है और कहाँ वॉर करने से पूरी तरह से बचना है। देखिए, क्षमता या कैपेबिलिटी को लेकर ना मार्केट में अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। क्या? लोगों को लगता है इसका मतलब सिर्फ ये है कि कॉम्पिटिटर के पास बैंक में कितना कैश पड़ा है या उसके पास कितने हजार लोग काम करते हैं। हाँ, साइज देखते हैं लोग। पर पोर्टर कहते हैं कि क्षमता का असली मतलब है ये पहचानना कि कॉम्पिटिटर की कोर स्ट्रेंथ क्या है, राइट, जिनसे सीधे टकराना एकदम बेवकूफी है। और दूसरा, उनकी क्रिटिकल वीकनेस क्या है, जिनका फायदा उठाना समझदारी है। बिल्कुल। और इस चीज को हम मीशो और फ्लिपकार्ट के केस स्टडी से ना बहुत ही गहराई से समझ सकते हैं। फ्लिपकार्ट, भारतीय ई कॉमर्स का एक इतना बड़ा नाम, एक इतना बड़ा जायंट, तो मीशो जैसी उस वक्त की नई कंपनी ने उन्हें चुनौती कैसे दे दी? यही तो ब्यूटी है इनकी स्ट्रैटेजी की। मीशो ने फ्लिपकार्ट की ताकत से ना सीधी टक्कर कभी ली ही नहीं। ओके। आप खुद सोचिए, अगर कोई नई कंपनी फ्लिपकार्ट को हराने के लिए एक बहुत शानदार टेक प्लेटफॉर्म बनाती और मेट्रो शहरों में बिल्कुल सुपर फास्ट डिलीवरी देने की कोशिश करती और एक एकदम वर्ल्ड क्लास इंग्लिश फर्स्ट ऐप लॉन्च कर देती, तो क्या होता? वो पहले दिन कुचल दी जाती, क्योंकि फ्लिपकार्ट के पास इन सब चीजों में सालों की लीड थी और अरबों डॉलर्स का उनका इन्वेस्टमेंट था। वही तो, उन्हें इन चीजों में हराना इम्पॉसिबल था। इसलिए मीशो ने फ्लिपकार्ट की इस कोर स्ट्रेंथ को छुआ तक नहीं। तो उन्होंने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने फ्लिपकार्ट की वीकनेस को पहचाना। फ्लिपकार्ट के पास भले ही कितना पैसा था, बट टियर 3 और टियर 4 शहरों में वो लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहे थे। ऐसा क्यों? मतलब वहां उन्हें क्या ऐसी दिक्कत आ रही थी? सबसे पहले तो वहां के लोगों को पूरे इंग्लिश ऐप्स चलाने में दिक्कत आती थी, पर उससे भी बड़ी बात थी ट्रस्ट डेफिसिट, यानी भरोसे की कमी। अच्छा। छोटे शहरों में लोग किसी भी अनजान ऑनलाइन कंपनी को पहले से पैसे देने में डरते थे या बिना किसी चीज को फिजिकली छुए खरीदने से घबराते थे। हाँ, फ्रॉड का डर होता है ना टियर 3 में। बिल्कुल। वो लोग नॉर्मली तभी कोई बड़ी खरीदारी करते थे जब कोई जान पहचान वाला उन्हें खुद रेकमेंड करे। तो मीशो ने ठीक इसी कमजोरी पर प्रहार किया और सोशल कॉमर्स का एक पूरा मॉडल खड़ा कर दिया। ये सोशल कॉमर्स, थोड़ा इसके मैकेनिज्म को समझाइए ना, ये ग्राउंड पर काम कैसे करता था? देखिए, मीशो ने आम ई कॉमर्स की तरह सीधे कस्टमर को सामान बेचने के बजाय बीच में रीसेलर्स बनाए। रीसेलर्स? हाँ, और इनमें से ज्यादातर हाउसवाइफ्स थीं या फिर लोकल छोटे दुकानदार थे। ये रीसेलर्स ना मीशो के प्रोडक्ट्स के जो कैटलॉग होते थे उन्हें व्हाट्सएप के जरिए अपने जान पहचान वालों को, पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को भेजते थे। ओह तो अब
कस्टमर मीशो से डायरेक्ट नहीं खरीद रहा था। बिल्कुल नहीं। वो अपनी पड़ोसन या अपने किसी रिश्तेदार से खरीद रहा था जिस पर उसे पहले से पूरा भरोसा था। और भाषा का बैरियर भी खत्म। एग्जैक्टली। सारी बातचीत व्हाट्सएप पर उनकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में हो रही थी। तो क्या हम इसको एक तरह से वही डेविड और गोलायत वाली सिचुएशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। जहां पर गोलायत बहुत ही विशाल है, उसके पास भारी हथियार हैं और वो एकदम मजबूत कवच से लैस है। ने टकराता तो पक्का मारा जाता। 100%। लेकिन डेविड क्या करता है? वो एक ऐसी छोटी सी जगह ढूंढ लेता है जहां गोलायत ने अपना कवच नहीं पहना हुआ है और दूर से वहीं अपना इकलौता पत्थर मार देता है। ये एनोलॉजी यहाँ पूरी तरह फिट बैठती है। डेविड ने गोलायत की उन ताकतों को दरकिनार कर दिया और उसकी जो स्ट्रक्चरल वीकनेस थी उसका फायदा उठाया। और ऐसा पता है क्यों होता है? क्यों? क्योंकि ये जो बड़े गोलायत होते हैं, यानी जो बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, उनकी कुछ बहुत गहरी लेगेसी कॉस्ट्स होती हैं और उनके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही कुछ कमजोरियां आ जाती हैं। ये लेगेसी कॉस्ट क्या होती है, थोड़ा बताइए। लेगेसी कॉस्ट का मतलब है जो उनके पुराने सिस्टम्स और तरीके हैं उनका बोझ। अब फ्लिपकार्ट को ही देख लीजिए, उनका पूरा का पूरा सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था। हाँ, बड़े वेयरहाउसेस, स्टैंडर्डाइज्ड डिलीवरी, वही, और एक फिक्स रिटर्न पॉलिसी। पर दूसरी तरफ ये जो सोशल कॉमर्स का नया मॉडल था मीशो का, वो बहुत ही अस्त व्यस्त और डिसेंट्रलाइज था। क्योंकि व्हाट्सएप पर बात हो रही है। हाँ, व्हाट्सएप पर मोल भाव चल रहा है, लोकल लेवल पर छोटी छोटी अमाउंट्स में कैश कलेक्ट हो रहा है। अब फ्लिपकार्ट जैसी इतनी बड़ी कंपनी के लिए अपने उस सालों पुराने बिल्कुल सेट और सुव्यवस्थित सिस्टम को तोड़कर इस नए और देसी मॉडल को अपनाना बहुत मुश्किल होगा। बहुत धीमा और दर्दनाक प्रोसेस था उनके लिए। एक बड़ी कंपनी जो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश कर रही है, वो कभी भी एक छोटी, चुस्त और पूरी तरह से फोकस्ड कंपनी जितनी तेजी से किसी एक छोटे सेगमेंट में काम नहीं कर सकती। और यही कारण है कि मीशो उस जगह हावी हो गया जहां फ्लिपकार्ट धीमा पड़ गया था। मतलब अपनी क्षमता को सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना ही असली गेम है। एग्जैक्टली। अब जब हमने इन चारों टुकड़ों को, यानी भविष्य के लक्ष्य, वर्तमान रणनीति, मान्यताएं और क्षमताएं, इनको इतनी गहराई से समझ लिया है, तो आखिर में सवाल यह है कि इन्हें एक साथ कैसे देखा जाए। मतलब इनका जो एक्चुअल फायदा है वो ग्राउंड पर बिजनेस ओनर कैसे उठाए। देखिए, पॉटर के इस पूरे 4 कंपोनेंट फ्रेमवर्क का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो एक ही है, प्रेडिक्टेबिलिटी, यानी भविष्यवाणी करना। कैसा प्रेडिक्शन? इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर कोई भी बिजनेस या बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है कि अगर वो कोई नया कदम उठाते हैं तो उनके कॉम्पिटिटर का उस पर जवाब क्या होगा। ओके। क्या वो लोग कोई जवाब नहीं देंगे, या वो बहुत धीरे से और आराम से रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर वो पूरी ताकत के साथ एक आक्रामक हमला कर देंगे। और यही बात है इस पूरे फ्रेमवर्क को ना इतना ज्यादा जरूरी बनाती है। जो लोग अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं और अभी हमें सुन रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये बस कोई थियरी की किताब का पन्ना नहीं है। अक्सर मार्केट में मैंने देखा है, लोग बिना कुछ सोचे समझे अचानक से अपने प्रोडक्ट की कीमत कम कर देते हैं। अरे बहुत कॉमन नहीं है। उनको लगता है कि बस प्राइस कट करेंगे और कल से दुकान की सेल दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे आम पर सबसे खतरनाक गलती होती है। अगर आपने बिना कॉम्पिटिटर को समझे प्राइस कट कर दिया और मान लीजिए उस सामने वाले कॉम्पिटिटर का फ्यूचर गोल मार्केट को डोमिनेट करना है और उसकी क्षमता यानी पॉकेट बहुत गहरी है, तो वो ऐसी हालत खराब करेगा। वही, वो उस प्राइस कट का ऐसा भयानक काउंटर अटैक करेगा कि उस छोटे प्लेयर का मार्केट में टिकना ही लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए एक रिएक्टिव प्लेयर बनने से कहीं बेहतर है कि एक स्ट्रैटेजिक प्लेयर बना जाए। बिल्कुल। और कॉम्पिटिटर के दिमाग और उसकी सोच को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हम बस उनके अचानक लिए गए एक्शंस पर ब्लाइंडली रिएक्ट करते रहें। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, हाँ, अगर इसको हम और बड़े पैमाने पर देखें तो एक बहुत ही गहरा और डिस्टर्बिंग सा विचार सामने आता है। कैसा विचार? देखिए, हमने अभी बात की कि कैसे बिग बास्केट जैसी एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी की सिर्फ एक गलत मान्यता उनके मार्केट शेयर के पतन का कारण बन सकती है। राइट। लेकिन जरा आप सोचकर देखिए, क्या होगा जब मार्केट की पूरी इंडस्ट्री ही एक ऐसी गलत मान्यता को शेयर करती हो। वेट, पूरी की पूरी इंडस्ट्री एक ही ब्लाइंड स्पॉट में? हाँ। आप बस कल्पना कीजिए कि जब एक पूरा का पूरा सेक्टर एक ही भ्रम में आराम से जी रहा हो कि भाई कस्टमर को तो यही चाहिए, या इस धंधे को करने का तो बस यही एकलौता तरीका है। ये तो एक बहुत बड़ा बबल हो गया। प्लेयर बाहर से आएगा और एक नई सोच के साथ
उस इंडस्ट्री के बुलबुले को फोड़ेगा। वो तो तबाही मचा देगा। बिल्कुल। वो सिर्फ एक कॉम्पिटिटर को नहीं हराएगा, बल्कि वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को रातों रात या तो खत्म कर देगा या उसे पूरी तरह से एक नया रूप दे देगा। क्या बात है। इस बात पर जरूर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के जो सबसे बड़े गेम चेंजर्स हुए हैं ना, वो कभी भी सिर्फ एक छोटी कंपनी से नहीं लड़ते। वो पूरी इंडस्ट्री की उन सालों पुरानी गलत मान्यताओं से लड़ते हैं और उन्हें तोड़ते हैं। वाकई ये एक बहुत ही पावरफुल और एकदम सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। मतलब आज के इस डीप डाइव में हमने काफी डिटेल में और गहराई से ये समझा कि अपने कॉम्पिटिटर को एग्जैक्टली डीकोड कैसे किया जाए, हाँ, उसके दिमाग के अंदर कैसे पढ़ा जाए और उसकी उन छुपी हुई कमजोरियों को कैसे ग्राउंड पर पहचाना जाए। बिल्कुल। लेकिन बिजनेस तो बस अपने कॉम्पिटिटर्स तक सीमित नहीं होता ना। जिस मैदान पर यानी जिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है, वो मैदान भी तो लगातार वक्त के साथ अपना रूप बदलता रहता है। हाँ, इंडस्ट्री कभी भी एक पॉइंट पे ठहर कर नहीं रुकती। वो बिल्कुल एक जीवित और सांस लेते हुए इकोसिस्टम की तरह होती है। बिल्कुल। और इसीलिए हमारे अगले डीप डाइव में हम एक और बेहद रोमांचक और जरूरी विषय पर चर्चा करेंगे, और वो है इंडस्ट्री एवोल्यूशन। अरे वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, हम उसमें ये समझेंगे कि आखिर कैसे नई इंडस्ट्रीज जन्म लेती हैं, कैसे वो अचानक से एक मैसिव ग्रोथ के दौर से गुजरती हैं, फिर कैसे एक समय के बाद वो थोड़ी मैच्योर होकर धीमी पड़ने लगती हैं, और अंत में कैसे वो डिक्लाइन यानी पतन की तरफ जाती हैं। और इसमें सबसे अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगी कि कैसे इनमें से हर एक स्टेज पर जीतने की जो रणनीति होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। राइट, वही जो दाव आज आपके लिए मास्टर स्ट्रोक का काम कर रहा है, वो कल शायद आपकी पूरी कंपनी को डुबा दे। राइट। वो अगली चर्चा रणनीतिक सोच का एक बिल्कुल नया और कहीं ज्यादा व्यापक नजरिया सामने लाएगी। तो तब तक के लिए बिजनेस के इस बड़े से मैदान में अपनी आंखें और अपना दिमाग दोनों खुले रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिजनेस की इस दुनिया में सही जानकारी और आपकी गहरी सोच ही आपका सबसे बड़ा और सबसे धारदार हथियार है। बिल्कुल। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।